तो हमने कल जहाँ अपना चैप्टर छोड़ा था हम वहीं से अपना चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसमें सबसे ऊपर देखिए ना येलो कलर के कॉलम में लिखा हुआ है साइट्स के बारे में। ओके, तो साइट्स में बताया गया है कि साइट्स ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि अब हमारा टाइम चल रहा है, हमारे टाइम जैसे हमारी जनरेशन जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारे जो रिमेन्स बच जाएंगे, है ना, जिनको हम साथ नहीं ले जाएंगे या फिर जो ख़त्म नहीं होते हैं, हम हरे जाने के बाद जो रिमेन्स बच जाते हैं उन वो जहाँ पर मिलते हैं उन जगहों को, उस जगह को बोला जाता है साइट्स। और उसमें क्या रिमेन्स मिलते हैं, जैसे टूल्स मिल गए, जैसे कुछ चीज़ों के औजार मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, बिल्डिंग्स मिल गए, इन सब को। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो उन सब चीज़ों को लेफ़्ट कर जाते हैं और फिर वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन सब चीज़ों को ढूंढते हैं, अर्थ सरफेस पे ढूंढते हैं, अर्थ पे जो चीज़ें बरीड कर दी जाती हैं अर्थ के अंडर, मतलब कि मतलब फाइंड आउट करते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे पानी है, पानी के आसपास चीज़ें, तो जो चीज़ें जहाँ पर रिमेन्स मिल रहे हैं उन चीज़ों को बोला जाता है साइट्स। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं ना एंशियन साइट्स कौन सी है, तो एंशियन साइट्स का मतलब क्या है, वो जनरेशन जो अब ख़त्म हो चुकी है लेकिन उनके कुछ टूल्स या कुछ हमें औजार ऐसे मिलते हैं जिनसे वो जनरेशन का पता लगा पाते हैं, तो उस प्लेस को बोला जाता है साइट्स। ओके, अब नीचे देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी कि जो आग है या आग बोला जा या फिर आग तो ख़त्म हो गई, आग तो जब जल रही होगी तो अब तक नहीं जल रही होगी, आग तो ख़त्म हो गई होगी, तो आग के होने के बाद जो फायर है उसका पता लगाने के लिए हमें आग का अवशेष क्या होता है, राख। कोई भी चीज़ जलती है तो एंड में क्या छोड़ जाती है, राख छोड़ जाती है। तो एक कुरनूल केव्स, मैंने आपको मैप 2 में बताया था नीचे कुरनूल केव्स के बारे में, जो पैलियोलिथिक का साइट था। हम एक बार उसे देख लेते हैं। देखो, ये है कुरनूल केव्स, पैलियोलिथिक साइट मैंने आपको बताई थी कुरनूल केव्स। इसी जगह पर फायर अल्टार के क्या मिले हैं, हमें रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें ऐश मिली है। ऐश मतलब क्या है, राख मिली है। ठीक है ना, तो उससे हमें पता चला है कि जो लोग थे वो फायर से फेमिलियर थे। फायर से फेमिलियर थे मतलब कि वो फायर के बारे में जानते थे। फायर जो है उससे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे हम उसे एक लाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम समझें कि जो हमारा एंशियंट टाइम के जो लोग थे अगर वो जंगल्स में रहा करते थे तो आपको पता है उस टाइम पे कोई लाइटिंग नहीं थी। अगर हमें लाइटिंग की आवश्यकता होगी तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फायर यूज़ करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते थे, फायर को यूज़ करते थे फॉरेस्ट के अंदर लाइट के सोर्स के रूप में यूज़ करने के लिए, या फिर उन्हें मीट को रोस्ट करना होता है। ठीक है ना, रोस्ट मतलब क्या होता है, उसको हल्का सा पका करके खाने के लिए। ठीक है ना, या फिर किसी भी जानवर को, बहुत जानवर जिन्हें आग से डर लगता है, तो मोस्टली सभी को ही लगता है, तो आग से अगर कोई जानवर है आप पे अटैक करने वाला है तो आप आग के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, डरा सकते हो, स्कैर अवे कर सकते हो खुद से। ओके, अब इसमें नेम और डेट्स के बारे में कुछ बताया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, तो उनके मतलब काफ़ी लेंदी नेम्स हैं अगर हम उनकी स्टडी करें तो। जैसे सबसे पहला जो पीरियड माना जाता है, ठीक है ना, पहला पीरियड से किससे मतलब है, ह्यूमंस के एवोल्यूशन से मतलब है। ठीक है ना, तो जो पहला पीरियड माना जाता है वो ह्यूमोल्यूशंस जिस बेस पर अपना लाइवलीहुड चलाते थे, वर्कआउट करते थे, उस पर बेसिस है। तो जो अर्लीस्ट पीरियड है हमारा वो कौन सा है, पैलियोलिथिक। ठीक है ना, ये कहाँ से निकल के आया है, दो ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। एक तो पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, और एक होता है लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन। ओके, तो पैलियो मतलब ओल्ड, यानी कि ऐसा टाइम जब ओल्ड हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, और लिथोस मतलब स्टोन, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ थी हर तरह से वो क्या थी, स्टोन थी। ठीक है, तो पैलियोलिथिक। ओके, तो जो हम इसमें इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसमें किसकी इंपॉर्टेंस है, स्टोन के टूल्स की, यानी पत्थरों के बनाए हुए औजारों की बहुत इंपॉर्टेंस है। पैलियोलिथिक जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है कहाँ से, 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर के अप्रॉक्स 12,000 ईयर एगो, यानी कि हम अब से काउंट करें, अब से, अब 2022 से चल रही है, हम पीछे जाएं तो 2 मिलियन ईयर एगो शुरू हुआ था, और वहाँ से शुरू होते होते अब अभी के टाइम से पीछे के 12,000 साल तक का टाइम पीरियड्स था। ठीक है ना, तो 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 12,000 ईयर एगो तक का टाइम पीरियड था किसका, पैलियोलिथिक पीरियड। अब इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में। ठीक है ना, लोअर, मिडिल और अपर अब देखो जो लोअर होगा वो पीरियड सबसे पहले आया होगा, उसके बाद जो आया होगा वो मिडिल होगा, और उसके बाद जो आया होगा वो अपर होगा। ठीक है ना, कम से कम 99% जो हमारे ह्यूमन के इवोल्यूशन या ह्यूमन से रिलेटेड जो स्टडी है वो 99% जो है हम पैलियोलिथिक के पीरियड्स के अंदर कवर कर लेते हैं। ओके, तो इस पीरियड के अंदर जो हमने इन्वायरमेंटल चेंज देखे, यानी कि जो 12,000 ईयर एगो हो गया, उसके उस 12,000 ईयर एगो वाले टाइम पे या उससे हल्का सा पहले या हल्का सा बाद में हमने देखा इन्वायरमेंटल चेंजेस देखे।
इन्वायरमेंटल चेंजेस से क्या मतलब था और कब तक, लगभग 10,000 ईयर अगो तक। और इस इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण वहाँ के लोगों के रहने खाने पीने के तरीक़ों में थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने स्टोन्स भी अलग टाइप के यूज़ शुरू कर दिया। तो इसलिए हमने उस एरा को, उस टाइम पीरियड को एक अलग नाम दिया। उसका नाम क्या है, मेसोलिथिक है, ठीक है ना। उसे क्या बोला जाता है, मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, ठीक है। कब से शुरू है हमने पढ़ा भी। पैलियोलिथिक कब से थी, 2 मिलियन ईयर एगो से 12,000, और फिर ये 12,000 से 10,000 तक, ओके। मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन, यानी स्टोन अगर पैलियोलिथिक में काफ़ी बड़े लार्ज स्टोन होते थे, उन स्टोन को छोटा किया गया तो वो थोड़े मिडिल शेप में हुए, तो उन्हें बोला गया मिडिल स्टोन, ओके। तो जो स्टोन टूल्स हैं उन्हें हमने जनरली देखा कि काफ़ी छोटे और छोटे हो गए। तो अगर हमें और छोटे, तो उनको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोलिथिक, ठीक है ना। माइक्रोलिथिक अब कैसे बनाए जाते थे, देखो माइक्रोलिथिक जो होते थे उन्हें माना जाता था कि उन्हें स्ट्रक किया जाता था, ठीक है ना। किसमें, हैंडल्स में, बोन्स की जो हम बोन्स की मदद से कोई हैंडल बना रहे हैं उसमें, या फिर किसी लकड़ी के टूल्स में, है ना। सोया सिकल्स में, सोया सिकल्स मतलब जो कुल्हाड़ी टाइप का जो यूज़ किया जाता है जंगल में काटने के लिए, तो उनके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। उसी टाइम पे एक ओल्ड वेराइटीज़ के टूल्स भी चल रहे थे, देखो जैसे कि हमारा पैलियोलिथिक में जो टूल्स चल रहे थे काफ़ी बड़े बड़े थे, मेसोलिथिक में थोड़े छोटे हो गए। तो वो थोड़े छोटे हो गए जो टूल्स हैं वो भी अभी चल रहे थे, और साथ ही साथ में लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप उन टूल्स को थोड़ा और छोटा करके कुल्हाड़ी वगैरह इन सब में भी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो मेसोलिथिक के जो हल्के से छोटे वाले जो टूल्स थे वो ख़त्म हो गए, वो भी अभी कंटिन्यूसली चल रहे थे, ओके। दूसरी स्टेज आती है 10 साल ईयर के बाद में। अब जो 10,000 साल ईयर एगो के बाद का जो टाइम पीरियड है वो न्यूलिथिक है, ठीक है ना। न्यूलिथिक में हम इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, पर इसमें क्या है, जो अभी मैंने बोला था कि जब हमारा मेसोलिथिक पीरियड था तो उसमें कुछ जो स्टोन्स थे वो माइक्रोलिथ भी थे, लेकिन जब हमारा न्यूलिथिक पीरियड आ जाएगा तो उसमें मेसोलिथिक वाले जो स्टोन्स हैं वो नाम मात्र के लिए हो जाएंगे या अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। अब उसमें क्या यूज़ होगा, उसमें होगा न्यूलिथिक स्टोन, ठीक है। अब हम देखते हैं अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट बताया जा रहा है कि 12,000 साल पहले, यानी अब से लगाएंगे तो 12,000 ईयर एगो की बात है, अराउंड मतलब, है ना। तो इसमें क्या बहुत सारे क्लाइमेट में चेंज आए, और कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में। जिससे क्या होने लगा, हमारा जो क्लाइमेट था वो थोड़ा सा वार्म होने लगा। क्लाइमेट की कंडीशन कैसे होने लगी, वार्म होने लगी। काफ़ी मतलब बहुत सारे एरियाज़ में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड्स का, ओके। किसका डेवलपमेंट हुआ, अब देखो जब हमारा टेम्परेचर हल्का सा वार्म हो जाएगा तो उसका इफेक्ट हमारे किस पे पड़ेगा, हमारे क्लाउड्स मेकिंग पे पड़ेगा। क्लाउड्स मेकिंग होगी तो क्या होगी, बारिश होगी, और बारिश होगी तो क्या होगी, हल्की सी ग्रासलैंड हो जाएगी, ओके। तो ये इन्वायरमेंट चेंज का रिजल्ट हुआ। अब जब ग्रासलैंड हो गई तो जो डियर हैं, एंटीलोप हैं, गोट हैं, शीप, कैटल, ऐसे एनिमल्स जो क्या है, हर्बीवोरस हैं, जो ग्रास पे मोस्टली अपने जीवन के लिए मतलब कि लाइव रहते हैं, तो उनका सर्वाइव होना और उनकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी, ओके। तो किस वजह से, अब देखो हुआ क्या, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, क्या हुआ चेंज, थोड़ा सा इन्वायरमेंट वार्म हुआ। उसके थोड़े से वार्म होने से क्या हमारा निकल के आया, हमारा ग्रासलैंड जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ग्रासलैंड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, जो हर्बीवोरस हमारे जो एनिमल्स हैं उनका परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, ओके। अगर आप में से किसी को नोट्स चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि उन्हें क्लास 6 के नोट्स मिल जाए जो पूरे चैप्टर को एक या दो पेजेस में कंप्लीट कर दें और एक फ्लो डायग्राम जैसे हों जिसे तुम याद रख पाओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उस तरीके के नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूँगी, या तो टेलीग्राम ग्रुप की साइट बना के उस पर प्रोवाइड करवा दूँगी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के अपनी जैसी भी इच्छा हो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको किसी भी मीडियम के थ्रू नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ओके। आगे चलते हैं। वो जो हंट हो गए थे एनिमल्स, ठीक है ना, अब उन्हें फॉलोड किया जा रहा था। अब फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब जब हमारे पास डियर, एंटीलोप, गोट, इनकी परसेंटेज ज़्यादा है तो क्यों ना हम इनकी रियरिंग करें। रियरिंग मतलब क्यों ना हम इनको पाल लें, ठीक है ना। अब इस समय फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है ना, फिशिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अब फार्मिंग और हर्डिंग की बिगनिंग हुई, ठीक है ना। फार्मिंग, हर्डिंग यानी पशुपालन। अब क्या होता है, काफ़ी सारे ग्रेन्स हैं। अब ग्रेन्स होते हैं तो बेयरिंग ग्रासेस हैं, जैसे कि वीट है, बार्ले है, राइस है, ये सब नेचुरली डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में ग्रो होने लगे। इनको फुलफिल जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल रही थी, वाटर और सनलाइट है, और आपका उसके साथ में मिट्टी भी ठीक है, उस तरीके की कंडीशंस इसको मिल रही थी, तो ये ग्रो होना शुरू हो गए। वीट, बार्ले और राइस नेचुरली
सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी पार्ट्स में ग्रो होना शुरू हो गए। तो मैन और वुमेन्स और चिल्ड्रन इन्होंने क्या करना शुरू करा, इन फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू करा। जब इन्होंने उसको कलेक्ट करा तो उन्हें पता चला कि अगर हम इनको ग्रू करेंगे सॉरी, पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ग्रो का, तो ग्रू करेंगे तो ये क्या होने, राइपेंड हो जाएंगे, यानी कि अगर ये राइपेंड मतलब है पक जाएंगे। जब ये पक जाएंगे तो अगर दिस में लेट देम टू थिंक, तो जब ये पक गए और पकने के बाद इसमें जो बीज है वो निकल के ज़मीन पे गिरा और काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर उन्हें एक प्लांट दिखाई दिया। जब उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को देखी तो तब उन्हें ये पता चला कि जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम खा रहे हैं उनके जो बीज हैं उनकी ही मदद से दूसरा प्लांट भी आएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, लोगों में थिंकिंग डेवलप हुई, उन्होंने प्लांट्स जो है खुद से उगाना शुरू कर दिया। जब प्लांट उन्होंने खुद से उगाना शुरू कर दिया तो उसको क्या कहा गया बेटा, फार्मर्स कहा गया, फार्मिंग कहा गया। ओके, तो जो पीपल थे वो अट्रैक्ट हुए, ठीक है ना, टेम एनिमल्स की तरफ, ठीक है ना, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। अब क्या हुआ कि जो एनिमल्स थे, सबसे पहले जो एनिमल है जिसे हमने पाला वो हमारा था वाइल्ड एंसेस्टर, क्या नाम था उसका, डॉग। इसे हमने सबसे पहले डोमेस्टिकाइजेशन हमने जिस एनिमल का किया था वो कौन था, डॉग था। कुछ टाइम बाद क्या होता है, पीपल एनकरेज होते हैं। किस लिए एनकरेज होते हैं, पीपल एनकरेज होते हैं कि जैसे वो जहाँ पर रह रहे हैं, है ना, वहीं पर जो है थोड़ा सा जगह शेल्टर बना करके क्या करें, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको क्या करें, शेल्टर दें, कैंपस दें, ठीक है ना, वहाँ पे रखें उनको। उन्होंने किस किस जानवर को रखना शुरू किया, शीप को, गोट को, कैटल को, है ना, और पिग को भी, ठीक है ना, पिग को भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, उन सबको इंक्लूड किया जो ग्रास खा करके अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो पीपल थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया इन एनिमल्स को, ठीक है ना। अब उन्होंने एनिमल को प्रोटेक्ट किया कहाँ से, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट किया, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं ज़्यादातर, है ना, और ओमनीवोरस तो उनको खा जाएंगे हर्बीवोरस को, तो इसीलिए, ठीक है ना। अब इसमें नीचे क्वेश्चन है कि आप सोच सकते हो कि क्यों डॉग को ही सबसे पहले क्या किया गया, पालतू बनाया गया। आगे देखते हैं, डोमेस्टिकाइजेशन के ऊपर कुछ बताया गया। ओके, इसमें लिखा हुआ है जो डोमेस्टिकाइजेशन जो है नाम है, इसकी जो प्रोसेस है वो कब शुरू हुई, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया। विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल, ठीक है ना, मतलब प्लांट्स को ग्रो करना शुरू करा और एनिमल्स का लुक आफ्टर किया। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही लोगों ने डिफरेंट, मतलब बहुत सारे वाइल्ड एनिमल से बचाने की कोशिश की, ठीक है ना, क्योंकि पीपल ने कुछ प्लांट और एनिमल को सेलेक्ट कर लिया था कि हम, इन्होंने क्या सेलेक्ट कर लिया था कि हम कुछ प्लांट्स को, यानी हम वीट को, राइस को, बार्ले को, इनको उगाएंगे और हम क्या करेंगे, और कुछ एनिमल का डोमेस्टिकेशन तो सेलेक्ट कर लिया था। जैसे कि उन्होंने सेलेक्ट करा प्लांट और एनिमल में ऐसे को जो डिसीज़ से प्रोन नहीं है, ठीक है ना, कैसे कि जो लार्ज साइज के ग्रेन्स होते हैं उनको, ठीक है ना, और साथ के साथ उन्होंने जो पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनको, उनके बीजेस को निकाल करके उनको प्रिजर्व करना शुरू करा। और प्रिजर्व करने के बाद में उन्होंने प्रिजर्व क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था उस बीज से क्या मिलेगा उनको, उस बीज से उन्हें एक नया प्लांट मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनमें रिलेटिवली कुछ जेंटल हैं जिन्हें सेलेक्ट करा ब्रीडिंग के लिए, जैसे कि हमारा जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं। हमें कैसे पता चला, हमें टीथ मिले हैं, हॉर्न्स मिले हैं वाइल्ड एनिमल्स के जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, इससे हमें ये पता चला कि क्या है, वो लोग डोमेस्टिलाइजेशन करते थे, डोमेस्टिकेशन कर सकते थे, सॉरी, है ना। तो डोमेस्टिकेशन जो है वो क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो काफ़ी, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रोसेस, एकदम से ग्रोथ नहीं होगी, धीरे धीरे करके ग्रोथ होने वाली प्रोसेस है जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ग्रेजुअली डेवलप हुई है, ठीक है ना। 12,000 साल पहले की बात है, मतलब 12,000 साल पहले क्या हुआ, जो प्लांट और एनिमल थे उन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, जो आज के टाइम पे फूड्स को यूज़ करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। और उन्होंने सबसे पहले जो ग्रो करने कौन सी क्रॉप करी, वीट और बार्ले करी, ठीक है ना। और डोमेस्टिकेशन जिसमें उन्होंने सबसे पहले किया था वो क्या था, शीप और गोट। ओके, शीप और गोट डोमेस्टिकेशन के लिए आपको याद रखना है, और प्लांट्स ग्रोइंग के लिए याद रखना है वीट और बार्ले। ओके, तो लाइफ का न्यू वे। ओके, लाइफ का न्यू वे मतलब क्या है, जब लोगों को पता चल गया कि प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है, तो काफ़ी टाइम के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद ऐसे केसेस आए ईयर में, लोगों ने ग्रो करना शुरू किया प्लांट को, ठीक है ना। अब उन्हें ये पता चल गया कि अगर वो प्लांट को ग्रो करेंगे तो उन्हें वहाँ पर रहना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्लांट को ग्रो करके चले जाएंगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो आकर के उसे ख़राब करके चले जाएंगे, प्लांट तो ख़त्म हो जाएगा। तो उनको जब ये पता चला तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहना शुरू करा। जब उन्होंने क्योंकि प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़ती है भाई, है ना, पानी के साथ साथ उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है एनिमल और बर्ड से ना, तब तक जब तक कि वो राइपन ना हो जाए, पक नहीं जाए, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, वहाँ पर रहना शुरू किया। जो ग्रेन्स थे उन्हें स्टोर किया जाता था, ठीक है ना,
एक तो फूड के रूप में स्टोर किया जाता था, यानी गेहूँ है तो कुछ गेहूँ को तो वो अपना खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेते थे और कुछ गेहूँ को वो सीड्स के रूप में रख लेते थे, ठीक है ना। लोगों को लगता था अगर हम इनको स्टोर करेंगे तो काफ़ी, मतलब वो किस में स्टोर करते थे, मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं या फिर बास्केट्स होती हैं या फिर ग्राउंड में गड्ढा खोद करके पॉट्स को रख के उसमें वो क्या करते थे, सीड्स को स्टोर करते थे और साथ के साथ वो सीड्स जिनको वो खाने के रूप में, ग्रेन्स के रूप में यूज़ करना चाहते थे उनको भी स्टोर करते थे। स्टोरिंग एनिमल्स, अब देखो एनिमल जो है मल्टीप्लाई, अब देखो आपको पता है नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं। वो नेचुरली मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एनिमल्स की पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज होती है मेल एनिमल और फीमेल एनिमल के फर्टिलाइजेशन से, है ना। इसके अलावा वो क्या करते थे, लुक आफ्टर भी करते थे, ध्यान भी रखा करते थे कौन से जानवरों का, जो उन्हें मिल्क देते थे। और मिल्क क्या था, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड था, ठीक है ना, और मीट का भी था। ओके, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें या दूसरे वर्ड्स में बोलें तो जो एनिमल्स हैं उनको रियर करा जाता था, ठीक है ना, पाला जाता था, जिससे कि वो फूड को क्या कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ। ओके, अब आपको दोबारा से मैप 2 देखना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि पहली बार जो फार्मर्स और हर्डिंग कहाँ पे देखी गई थी, ठीक है ना। तो देखो उसमें एक ब्लू कलर का स्क्वायर बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, मैंने आपको दिखाया था, जिसमें मेहगढ़ नाम की एक जगह थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा था कि वही वो जगह थी जहाँ पे सबसे पहले क्या मिला था, और वहाँ पर खेती मिली थी, किसकी बेटा, बार्ले की और बीट की। और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी जो कि वेस्ट में थी, सॉरी नॉर्थ में थी, वो थी कश्मीर, ठीक है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कुछ ईस्ट में और साउथ इंडिया में भी थी, जहाँ पे देखा गया था अर्ली सेटलमेंट्स भी देखा गए थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेटलमेंट्स देखे थे फार्मर्स और हर्डर्स के, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स भी मिली थी, जिनसे हमें पता चला था कि वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। ओके, साइंटिस्ट ने ग्रेन्स का भी पता लगाया था, क्रॉप्स के बारे में पता लगाया था, कौन कौन सी क्रॉप्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उगाया जाता था, है ना। और जो एनिमल्स की बोन से पता लगाता था कौन कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता था। ओके, अब एक सेटल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं। देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, जैसे हट्स मिली हैं, है ना, या फिर कुछ जगहों पे हाउसेस मिले हैं। तो इन्होंने एग्जांपल दिया एक जगह का जिसका नाम है बुर्ज होम, जो आज के समय में कहाँ पर है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में, कश्मीर में। ओके, कश्मीर में है। तो लोगों ने क्या किया, पिट हाउस बनाना शुरू करा। पिट हाउस मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर बनाया गया घर, अंडरग्राउंड जो घर होते हैं, है ना, कहाँ पे, ग्राउंड के अंदर डग किया गया। और उसमें कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ मिली हमें, बुर्ज होम में ऐसा घर मिला है जो कि मतलब कि उस घर के अंदर क्या है, सरफेस को अंदर गड्ढा निकाल करके उसमें घर बनाया है और उसमें घर के अंदर जाने के लिए स्टेप्स बनाए हैं, सीढ़ियाँ बनाई हैं, ठीक है ना, जिससे उन्हें क्या मिला है, शेल्टर मिला है, ठीक है ना। और शेल्टर किस लिए, अगर आप सर्दी है, ठीक है ना, कोल्ड है, तो कोल्ड में क्या किया जाता है, बचने के लिए वेदर से, यानी वेदर से बचने के लिए उन्होंने अंडर द ग्राउंड घर बनाए। आर्कियोलॉजिस्ट को मिला वो खाना भी जो है अंदर भी बनाया करते थे, यानी अंदर उन्होंने जो घर बनाया था डगिंग करके, और ऊपर सरफेस पर भी बनाया करते थे, ठीक है ना, दोनों जगह बनाया। ये डिपेंड करता था वेदर पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ लोग जो थे वो खाना इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पकाया करते थे, वेदर की डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सर्दी, गर्मी और बारिश और तूफान, इन सबको देखते हुए। ओके, तो जो स्टोन्स टूल्स थे वो हमें काफ़ी जगह पर मिले हैं, हमें बहुत सारी जगह से मिले हैं। पैलेलिथिक के टूल्स मिले हैं, ठीक है ना, और कुछ डिफरेंट जो है टूल्स मिले हैं जिन्हें न्यूलिथिक कहा जाता है। जो न्यूलिथिक टूल्स थे ना, काफ़ी फाइन थे, मतलब उनकी अच्छी पर्टिकुलर शेप थी, अच्छी एजेस थी उनकी, है ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से, और काफ़ी छोटे भी थे, फाइन टाइप के थे, तो उनको न्यूलिथिक बोला गया, ठीक है ना। फाइन मतलब क्या होता है, एक अच्छी शेप होती है उनकी, ठीक है। अब स्टोन टूल्स को हमने कहाँ कहाँ पे फाउंड किया है, काफ़ी सारी साइट्स पे फाउंड किया है, मैंने भी बताया आपको, है ना। तो देखो जो काफ़ी 1000 साल पहले की बात है, जो टूल्स थे पैलोलिथिक टाइप के, वो कंटिन्यू बन रहे थे, ठीक है ना। अब देखो जैसे नीचे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये टूल्स दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े टूल्स हैं ना, कौन से टाइम, पैलोलिथिक टाइम के टूल्स हैं, ठीक है ना। और जो छोटा टूल्स हैं वो किस टाइम के, न्यूलिथिक टाइम के, क्योंकि फाइन आर्ट जब सीख जाते हैं तो फाइन आर्ट्स बनाई जाती थी, तो फाइन आर्ट्स कब बनाई गई, न्यूलिथिक पीरियड में बनाई गई। तो काफ़ी प्रकार के जो अर्थन पॉट्स थे, पॉट्स थे जो हमें मिले। अर्थन पॉट्स का मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर पाए गए पॉट्स, ठीक है ना। तो कुछ को डेकोरेटेड किया गया था, कुछ में चीज़ें स्टोर करके रखी गई थी। और जो पीपल थे वो क्या करते थे, पॉट को यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, या फिर अपने जो ग्रेन्स हैं, जैसे राइस है, वीट है, लेंटिल्स हैं, उन सब सामान को स्टोर करके रखने के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था, ठीक है ना, डाइट का। इसमें दिखाया है ये, देखो इस तरीके से ऐसे जार्स में स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है।
अब उन्होंने क्या करना शुरू करा, क्लोथ की वीविंग करना शुरू करा। क्लोथ की वीविंग मतलब कि कपड़ों की बुनाई करना शुरू करा। अलग अलग प्रकार के मटेरियल, जैसे कॉटन का इंसान जानते, कॉटन को काफ़ी टाइम पहले से जाना था, कॉटन के कपड़ों को एंशियंट पीरियड में भी यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। तो अगर सब सारी एवरीवेयर जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई कि नहीं हुई, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो काफ़ी एरियाज़ में जो मैन और वुमेन्स हैं वो स्टिल कंटिन्यू कर रहे थे। क्या कंटिन्यू कर रहे थे? हंटिंग और गैदरिंग कंटिन्यू कर रहे थे। इसके अलावा जो लोग हैं वो अडॉप्ट कर रहे थे क्या, फार्मिंग और हर्डिंग, है ना, इन सब को। और काफ़ी सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो की बात है, कुछ केसेस में लोग जो है कंबाइन कर रहे थे एक्टिविटीज़ को, जैसे कि वो फार्मिंग भी कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत जो है वो फिशिंग भी कर रहे हैं। अब देखो, अब मेहरगढ़ की जगह के बारे में, मैंने मेहरगढ़ आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट में था, अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। ये साइड में बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स मिले, फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन मिली। कहाँ पे? बोलन पास। पास मतलब क्या होता है? पहाड़ों के बीच से जाने वाला रास्ता, ऐसे रास्ता जैसे तुम पहाड़ों को पार कर सकते हो, ठीक है ना। तो बोलन पास के पास है मेहरगढ़, जहाँ पर हमें क्या मिला? फर्टाइल प्लेन मिला। जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रूट्स है ईरान से इंडिया आने के लिए, ठीक है ना। तो मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ पे लोगों को क्या आया था? बार्ले और वीट का ग्रो करना सीख लिया था उन लोगों ने। शिप का और गोट्स की रियरिंग करनी भी सीख ली थी। सबसे पहले जो ग्रो किया था किसका? बार्ले का और वीट का, वो मेहरगढ़ में मिला था। और जो शिप और गोट की रियरिंग थी फर्स्ट टाइम, वो भी हमें इसी एरिया में मिली थी। तो ये काफ़ी पुराना विलेज है। ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स के जो बोन्स हैं वो भी हमें यहाँ मिले हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स हैं, से डियर और पिग हैं, है ना, तो और साथ के साथ शीप और गोट की जो बोन्स हैं वो भी हमें मिले हैं। तो हमें बताया मैंने आपको अभी कि अगर हमें किसी भी एनिमल का बोन्स मिलता है तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है उसका एविडेंस कि यहाँ पर जो इन एनिमल्स की क्या की जाता था? डोमेस्टिकेशन किया जाता था। डियर है, पिग है, शीप है, गोट है, इन सब का हमें क्या मिला? बोन मिला इस साइड से। और मेहरगढ़ के अंदर कुछ रिमेन्स है ना, किस चीज़ के? घरों के। वहाँ पे मेहरगढ़ में जो हमें घर मिले हैं, कुछ तो स्क्वायर शेप के और कुछ जो है वो रेक्टेंगल शेप के घर मिले हैं, ठीक है ना। और जो हर हाउस है उसमें 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हैं, ओके ना, पार्ट हैं उसके। ओके, तो जो लोग अगर डाई हो जाते थे या उनके रिलेटिव या फ्रेंड्स डाई हो जाते थे तो जनरली लोग उनको रिस्पेक्ट की तरह पे किया करते थे, है ना। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक घर दिखाया गया है, देखो उसमें 4 है ना पार्ट, 4 कंपार्टमेंट हैं इसके। और ये ऐसा नहीं कि एक ही मंजिल के थे, वो 4 मंजिल के, 2 मंजिल के ऐसे भी हुआ करते थे, ठीक है। तो मेहरगढ़ में ये तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में घर दिखाया गया है यहाँ पे। तो मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड फोर्स के लिए, और साथ फार्मिंग ऑफ वीट एंड बार्ले के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम के लिए। और साथ ही साथ में मेहरगढ़ में हाउसेस भी देखे गए, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के, और कंपार्टमेंट भी देखे गए, ओके। ये देखो अब ये किसकी बात हो रही है? बरियल्स की। बरियल्स मतलब लोगों को दफनाने की, ओके, लोगों को दफनाने के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लोग थे, ऐसे कुछ फॉर्म है लाइफ की डेथ के बाद, कुछ मतलब ये बिलीव किया जाता था कि जो इंसान है वो मरने के बाद भी उसकी कोई लाइफ होती है। तो जो बरियल था वो एक प्रकार का अरेंजमेंट था, जैसे कि अगर कोई इसी इंसान की डेथ हो गई है तो उसको उस जगह में गड्ढा खोद के किसी चीज़ में रख करके, है ना, इस तरीके से उसे दफना दिया जाए या जला दिया जाए। अलग अलग प्रकार से बरियल्स किए जाते थे। तो बहुत सारे बरियल साइट मिली हैं, और कुछ बरियल साइट हमें मेहरगढ़ में मिली हैं। तो देखो मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन और इंक्लूडिंग बरियल्स प्लस हाउस के लिए, ओके। एक एग्जांपल है, जो डेड पर्सन है ना, वो गोट के साथ में बरीड किया गया, गोट के साथ में यानी उसको बकरी के साथ में उसको दफनाया गया है ना, साथ ही साथ उसके साथ कुछ फूड भी रखा गया है। इसका मतलब लोग क्या विश्वास करते थे? लोग जो है नेक्स्ट जनरेशन पे विश्वास करते थे कि लोग जो है वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, या फिर वो मरने के बाद किस कोई लाइफ होती है उस पर विश्वास करते थे, जहाँ पर जाकर के वो सर्वाइव कर सके, इसलिए उसके साथ गोट और कुछ खाने का सामान रखा गया था, ओके। इसके साथ एक बॉक्स में बताया गया है फ्रांस की केव पेंटिंग, गुफा वाली पेंटिंग के बारे में। इसे बताया है फ्रांस को अपनी एटलस में देखो बेटा, है ना, सबको देखना चाहिए। वर्ल्ड आपका जो होगा, वर्ल्ड का मैप होगा उसमें देखिए, या फिर यूरोप के मैप में देखिए, उसमें फ्रांस को देखिए आप, ठीक है। तो जो पेंटिंग है वो के फ्रांस की, उसमें बताया गया है एक साइट डिस्कवर की है, ठीक है ना। स्कूल के 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स है, वो कम से कम स्कूल के 4 बच्चों ने वो साइट खोजी थी, और 100 साल पहले की बात है, 100 साल है उससे ज़्यादा की पहले की बात है। 4 बच्चों ने साइट खोजी थी, पेंटिंग हो रही थी इसमें, तो 20,000 से 10,000 साल पहले की बात है। इसमें कुछ एनिमल्स थे, जैसे कि जो वाइल्ड हॉर्सेस हैं, ठीक है ना, वो थे, बिजन्स थे,
राइनासोर्स थे, बियर्स थे, इन सबको देखा गया है वहाँ की केव की दीवार पर। तो जो कलर हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो मिनरल्स के बने गए, जैसे ऑक्रे और आयरन ओर है ना, चारकोल से बनाए हुए जो कलर है उनको यूज़ किया गया है। ये पेंटिंग ज़्यादातर सोचा गया है कि सेरेमोनियल ओकेशंस पे यूज़ की जाती थी या फिर स्पेशल जो रिचुअल्स हैं उनके तौर पर यूज़ की जाती थी। तो देखो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और न्यूलिथिक साइट के बारे में बताया गया है, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें बोला टर्की को देखो, एटलस में टर्की को देखो। टर्की बेटा ऐसा कंट्री है जो उसका कुछ पार्शियल पार्ट हमारा जो होता है वो एशिया में भी आता है और कुछ पार्ट उसका यूरोप में भी आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट के सब के मिड में है, दोनों कॉन्टिनेंट से अपने पार्ट शेयर करता है, ठीक है। तो आप इसे एटलस में देखना। सबसे जो फेमस न्यूलिथिक साइट है वो है कैटल हुयंक, जो कहाँ पर है बेटा, टर्की के अंदर है। टर्की के अंदर एक फेमस न्यूलिथिक साइट है, ठीक है ना, इसका नाम है कैटल हयंक। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो ये पूछा जा सकता है कि जो कैटल हयुक है वो फेमस साइट है कौन सी, किस पीरियड की, किस एरा की है, तो न्यूलिथिक की। और कैटल हयुक जो साइट है वो किस प्लेस पर है, तो टर्की में है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना, जैसे कि जहाँ पे पता है फ्लिंट मिला है जो सीरिया से लाया गया है, ठीक है ना, रेड सी से लाया गया, कवरीज मिली हैं, शेल्स मिले, यानी कि जो शेल्स जो माउंट से आपने सीज में देखे होंगे, मोती वगैरह जहाँ रखे रहते हैं, मेडिटेरियन सी से लाए गए शेल्स मिले हैं, ठीक है ना, रेड सी लाए, कवरीज मिली हैं, फ्लिंट सीरिया से मिली हैं। तो उन सबको यूज़ किया जाता था सेटलमेंट्स के तौर पर, ठीक है ना। ज़्यादातर चीज़ें कैरिड की जाती थी, लोग कैरिड करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर कैटल्स की मदद से, ठीक है ना। ओके, तो देखो बेटा इसमें अब आगे एक्सरसाइज है। आपने चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझा होगा, मैं ये आशा करती हूँ आपसे। अगर आपने काफ़ी अच्छे समझा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे प्लीज़ बता दें, फिर मैं आपकी मदद करूँगी इनको सॉल्व करने में। देखो यहाँ पर दोबारा से जो इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवीजन कराया गया है, जो 2 मिलियन से 12,000 तक आपका पैलेलिथिक था, 12,000 से 10,000 आपका मेसोलिथिक, और 12,000 से काफ़ी आगे जो है डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। और अप्रॉक्सीमेटली जो मेहरगढ़ जो साइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिकेशन, एज पर्पस ऑफ डोमेस्टिकेशन, इनिशियल इनिशियल फार्मिंग एंड हाउसिंग, इनिशियल हाउसेज एंड विद बरियल्स, इनिशियल बरियल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। तो जो 8,000 ईयर्स एगो का है, पहले का है। और न्यूलिथिक साइट कब से शुरू हो रही है, 10,000 ईयर के बाद से, ओके। तो आपको मेहरगढ़ का टाइम पीरियड भी याद रखना है, अप्रॉक्स 8,000 ईयर एगो, एंड डोमेस्टिकेशन एरा, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन एरा 12,000 ईयर एगो, ओके। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी सारी जो हिस्ट्री की बुक है वो कंप्लीट करूं। और मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से लेकर के क्लास 12 तक की पहले एनसीईआरटी ख़त्म करूं, और उसके बाद में मैं आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हिस्ट्री की बुक है सारी कवर कराऊँगी। उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी बुक्स कंप्लीट कराऊँगी और अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।